अब वक्त आ गया है हमारे खास मेहमान जो हैं उनको बुलाने का, लेकिन शुरू करने का टीवी 9 भारतवर्ष पर सत्ता सम्मेलन बिहार में संवाद का सिलसिला। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, बीजेपी के समर्थकों के मन में कुछ सवाल भी आ रहे हैं कि आखिर कब तक बिहार में बीजेपी छोटा भाई बनकर रहेगी। क्या वो छोटा भाई अब जिम्मेदार हो चुका है, परिवार का ख्याल रख सकता है? आखिर जिस बीजेपी का 21 राज्यों में परचम है, देश की 70% भूमि पर राज है, वो बिहार में फ्रंट फुट पर क्यों नहीं खेल रही है? या फिर खेल तो फ्रंट फुट पर ही हो रहा है, लेकिन जनता देख नहीं पा रही है। तो चलिए सब कुछ उन्हीं से पूछ लेते हैं जिनके पास सारे सवालों के जवाब हैं। मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करिए बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। आइए, और उनका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर। आइए समीर, जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। सम्राट जी, टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट जी, जैसा कि निशांत ने भी जिक्र किया, हर बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये पूछते हैं कि बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर कब बनेगी, और सवाल का जवाब नहीं मिलता। आज मिलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले तो टीवी 9 को पूरी शुभकामना देता हूं कि आप बिहार आए और बिहार में कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। और जहां तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये कल भी किंग मेकर के रोल में रहा है और आज भी किंग मेकर के रोल में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लालू प्रसाद जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तब वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना था। लालू जी भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ रहा है। नीतीश जी भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में ही था। 69 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे और 32 एमएलए समता पार्टी का था। लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह समझा कि पूरे बिहार के विकास के लिए, समृद्धि के लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार करने वाला नेता, विजनरी नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर बिहार भेजा। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को बदल दिया। बदलेगा नहीं, परसेप्शन एकदम बदल लीजिए, बिहार बदल चुका। आज आप जहां बेगूसराय 4 घंटे में जाते थे, हम 1.25 घंटे में जा रहे हैं। पटना से गया, जो मोक्ष की धरती है, शांति का धरती है, हम 3 से 4 घंटे में गया पहुंचते थे, आज हम 1.25 घंटे में बोध गया पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर और छपरा 3-3 घंटे लगते थे, हम 1.25 घंटे में पहुंचे। ये बिहार बदल चुका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी के साथ समझौता किया है और आगे भी यह समझौता जारी है। सवाल इसीलिए बीजेपी को ही लेकर था। भाई, केंद्र में 11 साल से आपकी दमखम वाली सरकार है, 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 70% देश के भूभाग पर राज है भारतीय जनता पार्टी का। बिहार में बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, बैसाखी नहीं, शब्द को पहले मैं ठीक करता हूं। देखिए, बिहार, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो उनके आदेश को हम लोग पालन कर रहे हैं। मोदी जी को 14 में उन्होंने नेता नहीं माना, ये मैं बोलता हूं। 17 में मान लिया, फिर हम साथ हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि बिहार के विकास के लिए हम समझौता करेंगे और बिहार, विकसित बिहार बनाने का पूरा सपना पूरा करेंगे। अब एक बड़े मुद्दे पर आ जाते हैं जिस पर इस वक्त चर्चा जोरों पर है। SIR प्रोसेस, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो चुनाव आयोग का प्रोसेस है, इसको लेकर बहुत बात हुई, ऑपोजिशन लामबंद नजर आया, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको लेकर,
उसको विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, कह रहा देखिए हम सड़कों पर उतरे, हमने आंदोलन किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया। ये बीजेपी की हार है, ऑपोजिशन की जीत है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बताना आप ही को पड़ेगा ना। वो बेचारे दोनों राजकुमार हैं, उन दोनों को तो राजशाही पता है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो लोग को संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। संविधान में पहला शब्द है कि जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत के मतदाता होंगे। तो हम बांग्लादेशी को कैसे बना देंगे? पहला ही शब्द है, भारत के रहने वाले को हम भारत में मतदाता की सूची में डालेंगे। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, आधार कार्ड का पूरा वेबसाइट देख लीजिए। पूर्णिया कमिश्नरी में 4 जिले हैं और चारों जिले में 120% से अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं। जो हमारे मूल नागरिक हैं उससे अधिक बने हुए हैं। यह बात सही है कि एक व्यक्ति का दूसरा डुप्लीकेसी आधार कार्ड नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि वहां बाहर के लोग रहते हैं। अभी हमने एक समीक्षा किया था जिलाधिकारियों के साथ। किशनगंज में जनवरी से लेकर जून तक 20,000, 22,000, 25,000 आवेदन आते थे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। पिछले 8 दिनों में, 8वें दिन तक का मेरे पास रिपोर्ट है, जहां 22,000 लोग आवेदन करते थे वहां 2,41,000 लोगों ने किया। मतलब 10 टाइम्स यदि आवेदन आ रहे हैं तो यह प्रश्न का चिंता का विषय है। और वो इलाका जिस इलाके में बांग्लादेश सटा हो जी, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम उसको जांच करेंगे ही। लेकिन सम्राट जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सलाह दी है ना कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो क्या आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग नहीं ऐसा करे? नहीं, अब मैं बता रहा हूं। देखिए, जो लोग संविधान की किताब लेके चल रहे हैं वो गाइडलाइन तो पढ़े बेचारे। हम लोगों ने जो फॉर्म भरा, मेरा व्यक्तिगत, मैंने जब फॉर्म भरा तो मुझसे पूछा गया कि आपकी उम्र क्या है, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट दीजिए, आपके आधार नंबर क्या है और आपके मोबाइल नंबर क्या है। ये 3 ही चीज पूछा हमारा व्यक्तिगत। आपके पिताजी का, आपके माताजी का इपिक नंबर पूछा और आपकी स्पाउस, पत्नी या पति जो भी है, उनको उनके इपिक नंबर पूछे, जो फैमिली जिसको मानते हैं हम, क्योंकि नाबालिग बच्चे हमारे वोटर होते नहीं है। तो ऐसे स्थिति में सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ले रहा है। इनरोलमेंट नहीं करना, उसको जोड़ना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन ये जानकारी लिया जा रहा है। कौन बोल रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये बेचारे सड़क पर जिस दिन उतरे, बिहार की जनता 52% अपना फॉर्म जमा कर चुकी। आप सोचिए, 9 तारीख को आंदोलन किया हो और जिस कार्यक्रम को मात्र 12-13 दिन हुआ हो और उसमें 52% बिहार के लोगों ने अपना फॉर्म जमा कर दिया, मतलब जनमत ने तय कर दिया। अभी तक तो वो लगभग 60% से अधिक हो चुके, 68% हो चुके। अगले जो 25 तारीख तक का टारगेट, हमको लगता है सभी लोग 2-4% जो बाहर है उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है और ये पूरा हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आप जो बता रहे हैं, आप घुसपैठिया वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रोहिंग्या हैं, अवैध नागरिक हैं। तो ये काम तो राज्य सरकार का भी है ना कि वो ये पता करे कि कौन अवैध है, कौन वैध है। ये भी चुनाव आयोग तय करेगा कि कौन भारत का नागरिक है या नहीं है। और खास बात यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो क्या उन्होंने वोट दिया है? अवैध बांग्लादेशियों ने, अवैध नागरिकों ने, रोहिंग्याओं ने, घुसपैठियों ने वोट दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। देखिए, इस देश में इतनी व्यवस्था खड़ी है कि हम बहुत चीजें आसानी से कर लेते हैं। जैसे इपिक नंबर कोई भी आदमी आकर अपने आवेदन देकर इनरोलमेंट करा सकता है, इसमें कहीं इशू नहीं है। लेकिन उसके सत्यापन तो होने हैं ना। हम वही तो कर रहे हैं कि 120% से अधिक
जहां आधार कार्ड हो तो वो जांच का विषय तो है। यही तो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कौन नया चीज कर रहा है? सिर्फ समीक्षा कर रहा है, हाउस होल्ड पर जा रहा है, उसको प्रमाणित कर रहा है। आपको जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट कॉपी आएगा तो सबको आवेदन देने का अधिकार होगा। नहीं, ये तो अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन रिवीजन कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ऑपोजिशन तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि भाई ये तो सरकार का काम है, सरकार ने अपना काम क्यों नहीं किया? देखिए, ये पूरी तरह निर्वाचन आयोग का काम है। हाँ। और घुसपैठी कैसे घुसते हैं या तुष्टीकरण कौन इस देश में करता है, बिहार और देश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर समय घुसपैठी के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है और चिन्हित कर करके उसको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, तो घुसपैठिए आ कैसे जा रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री रहते, घुसपैठिए कैसे आ जा रहे हैं? देखिए, कोई बॉर्डर तो है नहीं, क्योंकि बॉर्डर बनने नहीं दिया किसी सरकार ने। आज भी एनओसी मांगा जाता है तो एनओसी नहीं मिलता है। बीएसएफ के लिए भी कैंप के लिए जगह नहीं दिए जा रहे हैं। तो कुछ तो हमारा जो सीमा रेखा है उसके मैकेनिज्म तो खड़े करने पड़ेंगे ना। हम है, बंगाल है, झारखंड है, तीनों को विशेष तौर पर सोचना होगा। आज भी नेपाल हमारा खुला हुआ है, नेपाल से कोई बॉर्डर नहीं है हमारा। हम सिर्फ सीमा रेखा तय किए हैं और कोई उसका बंधन नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर का पूरा फेंसिंग किया गया है, वही तो सरकार चाहती है कि हम इसको करें और इसको आगे करना भी है। यही जान लीजिए, भारत की सुरक्षा के लिए, हम घुसपैठियों को रोकने के लिए हर हालत में पूरी सीमा को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो आखिर में बस इसी मुद्दे पर आखिरी सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है उसे इलेक्शन कमीशन को मानना चाहिए, ये आप भी कह रहे हैं? नहीं, ये काम निर्वाचन आयोग का, मेरा रोल नहीं है। राज्य सरकार का स्पष्ट तौर पर मानना है किसी भी घुसपैठिए को घुसने नहीं देना है और किसी को मतदाता भी नहीं बनने देना है। बिहार समृद्ध बने, इसकी चिंता हमारी है। आर्थिक रूप से खड़ा हो, इसकी चिंता करना है, क्योंकि इस बिहार ने बहुत झेला है। जिसके पास अभी आपके जैसे शुरुआत हुआ तो आपने कहा गौरवशाली इतिहास, उस गौरवशाली इतिहास को एक तरह से होल्ड करने का काम कई सरकारों ने किया। और मैं एक छोटा उदाहरण देकर आपकी, क्योंकि हमें भी एक कार्यक्रम में जाना है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, आप समझिए कि बिहार में क्यों बच्चे पलायन करके पढ़ने जाते थे। इसलिए जाते थे कि बिहार में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, बिहार में आईटीआई नहीं था, बिहार में नर्सिंग कॉलेज नहीं थे। 1979 में लास्ट मेडिकल कॉलेज बना है, 1979, और 1979 से 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं बने। मतलब 29 साल तक बिहार के लोगों ने इंतजार किया कि एक मेडिकल कॉलेज बने। लेकिन आपने सम्राट जी कहा कि जाते थे, पलायन होता था, पलायन अब नहीं होता क्या? नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, उसका भी रिपोर्ट मैं दूंगा आपको। देखिए, बिहार में लगभग 11% लोग 2005-06 में पलायन करते थे, जो मजदूरी करने और एक तरह से डर से जाते थे। अब कोई डर से नहीं जाता है। अब अच्छे नौकरी मिलेंगे तो जाएंगे ही, हम उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज का पलायन दर बिलो 4% है, 4% के नीचे जा चुका। 11% कहां था, 4% के नीचे है। हमारे गांव में चले जाइए, आपको कई शहरों से अच्छे सड़क मिलेंगे। हम 24/7 बिजली देते हैं। हमारा एवरेज रिकॉर्ड है बिहार के ग्रामीण इलाके में 23 घंटे 47 मिनट हम बिजली देते हैं। तो फिर सम्राट जी ऐसा क्यों कहा जाता है? एक आंकड़ा भी सामने आता है कि बिहार की 80% जो आबादी है, 80% जो आबादी है वो बिहार से बाहर रह रही है। नहीं, 20% और जो दिल्ली के शिक्षण संस्थान हैं, कोटा के शिक्षण संस्थान हैं, सब बिहार के स्टूडेंट से भरे पड़े हुए हैं। ये नौबत क्यों है? फिर देखिए, उसका वही मैं कारण बता रहा हूं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया था और इसको टाइम लगेगा। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज, कल
1979 में 6 थे, 2005 में 6 थे, 2025 है, आज 34 मेडिकल कॉलेज की कराई। सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई और हिंदुस्तान का यह पहला राज्य है जहां 10 रुपये में आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, 5 रुपये में पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे सभी अनुमंडल में 101 अनुमंडल है, सभी अनुमंडल में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, ITI खोला, नर्सिंग कॉलेज खोला। हमारे बच्चे यहां स्किल्ड हो रहे हैं। नौकरी तो जहां अच्छा मिलेगा जाएंगे, पूरी तरह स्वतंत्रता है। हाँ, ये बात भी सही है कि कोटा में, क्योंकि हमारे पास टैलेंट भी है, बिहार के लोगों के पास, पंडित चाणक्य से लेकर आज तक इतिहासकारों ने ये माना है कि ये जो केंद्र है ये ज्ञान की धरती है। सिद्धार्थ को भी यहां ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार की धरती पर हुआ, इसलिए ये ज्ञान की धरती है। आज भी IAS IPS इस देश का सबसे बड़ा पढ़ाई है और जिसकी परीक्षा होती है, जी जी, 1/3 इसी बिहार के लोग पास करते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान भी यहाँ है। बिल्कुल सही बात है। ये तो हम बिहार के अच्छे लिए पढ़ाई के लिए, देखिए देश के लोग ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो हम भी तो पढ़ने जाएंगे। अच्छा, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन सम्राट जी, ज्ञान की इसी धरती पर कानून व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है, ये मुद्दा भी उठ रहा है। आप लोग ये आरोप लगाते थे कि भाई जेडीयू के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद हालात बदले हैं। जो लालू यादव का राज था उसकी तुलना जंगल राज से करते थे। आज ऑपोजिशन आप पर वही आरोप लगा रहा है कि यहां पर कानून व्यवस्था की हालत बदतर होती जा रही। क्या आपके हिसाब से चाक चौबंद है पूरी तरह से व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है? देखिए, रूल ऑफ लॉ और जंगल राज का फर्क समझिए। रूल ऑफ लॉ कहता है कि कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, और जंगल राज कहता है कि कोई बड़ा आदमी अपराध करके सीना तान कर घूम रहा हो तो ये अपराध है। लालू जी और नीतीश जी का फर्क है, एक विनाशकारी प्रवृत्ति के लोग थे और एक विकासकारी लोग हैं। इन्होंने विकास किया, सुशासन दिया। आज देश में मैं गर्व से कह सकता हूं कि महिला में सबसे ज्यादा पुलिस बल में महिला पुलिस बल बिहार में है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में कोई बचता नहीं है, कोई अपराध करके बच नहीं सकता। आपसी झगड़े हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम बता दीजिए बिहार में, कोई क्राइम नहीं है। एक ही क्राइम है कि हमारा और आपका विवाद है, मैंने आपको मरवा दिया, आपके परिवार ने हमको मरवा दिया, यही हो सकता है, इससे ज्यादा। हाँ, और उतना ही पृष्ठ पर आपको, क्योंकि राजद के लोगों ने ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, तो आपको लगता है क्राइम है, उनके पास उतना ही क्राइम आता है, इतना ही लोगों के पास क्राइम नहीं। आरजेडी की लिस्ट की मैं बात नहीं करूं, मैं एक छोटी सी लिस्ट आपको गिना देता हूं। पटना में जहां पर हमारी अभी मौजूदगी है, इससे ही चंद किलोमीटर के फासले पर गोपाल खेमका का मर्डर, मुजफ्फरपुर में एक जेई की हत्या। 72 घंटे में पूरे क्राइम सॉर्ट आउट किए गए। लिस्ट सुन लीजिए सम्राट जी, मैं एक एक जवाब देते जाऊंगा ना, आपसे लूंगा, आप एक तरफा नहीं जाइए। एक साथ जवाब लेता हूं। मुजफ्फरपुर में एक जेई की हत्या, पूर्वी चंपारण में तलवार चलती है, नालंदा में लड़की को गोली मार दी गई, लड़का लड़की को, दरभंगा में चाकू चला, पश्चिम चंपारण में एक शख्स को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, भोजपुर में चलती ट्रेन से लड़के को फेंक दिया गया, सिवान में हत्याएं हुई, पूर्णिया में डायन के शक में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये चंद घटनाएं जो हैं पिछले कुछ दिनों की घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। समीर जी, वही मैं आ रहा हूं। तो एक भी घटना आपको लगा कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है? ये लेकिन ये कानून का राज कहा जाएगा? नहीं, देखिए, विपक्ष कह रहा है कि 1500 हत्याएं हुई। मेरी बात तो सुनिए जी। रेलवे के अंदर किसी की लड़ाई हो, किसी को फेंक दे, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? सुशासन का काम है उसको जेल में डालना, मैं जेल में डालूंगा। 72 घंटे में आपने गोपाल खेमका जी का बताया पूरे चीजों को। उमेश यादव ने हत्या किया, जो उसमें जिसने आर्म सप्लाई किया उसकी इनकाउंटर में हत्या हुई, और जो षड्यंत्रकारी थे उसको जेल में डाला गया। लेकिन सम्राट जी, पिछले 10 साल में 1500 मर्डर्स का ये जो आंकड़ा ऑपोजिशन दे रहा है, इसे सामान्य तो नहीं कहा जा सकता? फिर मैंने कहा पुलिस का काम है ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने देना।
मैंने कहा व्यक्तिगत झगड़े का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कोई सरकार नहीं कर सकती, लेकिन तो भी चिंता का विषय है। मैं फिर बोलता हूं कि इसको करना पड़ेगा, इसको भी टाइट करना पड़ेगा। और अभी तक जो व्यवस्था थी कि यहां क्राइम सीएम हाउस से चलते थे और राजा ही बिहार का कहता था कि अरे बच्चा लोग क्राइम कर लिया है, थोड़ा पैसा वैसा दे दीजिए। उस बिहार को बदला गया है, यहां किसी की पैरवी नहीं चल सकती, एकदम स्पष्ट रहिए। लाखों बच्चों की नियुक्ति हुई, पूरे देश में प्रश्न पत्र लीक हुए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए। आप समझिए, पेपर लीक नहीं हुआ बिहार में? कोई पेपर लीक बता दीजिए। देखिए अब क्या है, एक सेंटर पर मैं बता रहा हूं, एक सेंटर पर बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी, एक सेंटर पर 15 मिनट लेट पेपर दिया गया, हमने रद्द कर दिया। उस सेंटर का ही पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया, इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं हो। हम लोग नहीं भी कर सकते थे, लेकिन जब यह रिपोर्ट आया कि 15 मिनट प्रश्न पत्र हमारे बच्चों को लेट मिला, तो सरकार ने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए बीपीएससी को। बीपीएससी ने विचार किया। वैसे हमारा रोल नहीं है, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे यहां प्रश्न पत्र लीक नहीं हो सकते, यह पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। ठीक है सम्राट जी, आपके पास भी वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम थोड़ा सीटों पर आ जाते हैं। प्रशांत किशोर, जन स्वराज के मुखिया, वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 25 से कम सीटें आने वाली हैं इस बार जेडीयू की। अगर ज्यादा आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बीजेपी 2020 से कम सीटें लाने जा रही। नहीं, मैं मतलब सरकार नहीं बन रही है आपकी। प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं बेचारे, अभी तो 1 साल पहले राजनीति में आए हैं, क्यों संन्यास लेने के लिए आप कह रहे हैं? भाई मैं नहीं कहूंगा, मैं संन्यास के लिए नहीं कहूंगा। भाई है, बिहार में कुछ करना चाहते हैं, लगे रहे। बिहार की जनता का भरोसा होगा, तय करेगा। वो कहते हैं कि जेडीयू में मैं नंबर 2 रहा हूं, तो मुझसे बेहतर कौन जानता है? अब मैं जानता हूं नंबर 1 वहां 1 to 10 नीतीश ही है। कहां आप हैं भाई? नीतीश कुमार ही फर्स्ट है और लास्ट भी वही है, कोई दूसरा नहीं है। नीतीश जी का आपने जिक्र किया, नीतीश जी की तबीयत कैसी है इन दिनों? पूरा शासन चला रहे हैं। आज के तारीख में भी अभी आप देखिएगा, 10 मिनट के बाद ही मैं उनके साथ हूंगा, और पूरे लगभग 1,09,00,000 हमारी जो विधवा बने हैं, दिव्यांग भाईजन हैं, और हमारी जो वृद्ध जन है, सबको उनके खाते में राशि देने का काम करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी लगातार विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये बिहार बनाया है उन्होंने, किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। किसका नाम लूं? श्री बाबू के बाद एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिसने कोई नींव भी डाला हो। थोड़ा मोरा सामाजिक न्याय का काम यदि किसी नेता ने किया तो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, और लालू प्रसाद और कांग्रेस ने तो लूट ही लिया बिहार को। मतलब कोई घर से निकल ही नहीं पाएगा ये लोग सत्ता में आ गए तो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की इस वक्त जो तबीयत है, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है, वो बिहार की जनता के लिए सही है? देखिए, 1.5 साल पहले लालू जी का बयान निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो क्या कह रहे थे। लालू जी कह रहे थे कि नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए देखिए, सत्ता के विरोध में बैठा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे पता नहीं चलता है। सत्ता में बैठकर यदि कोई सिस्टम नहीं चल रहा हो तब गलत हो सकती है। लेकिन आपने पिछले 1.5 साल की बात की, तो 1.5 साल पहले तो वो इंडिया गठबंधन की बैठकों में भी नजर आते थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी पब्लिक व्यू में आते तो हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने के लिए सामने नहीं आते। अभी भी दिल्ली गए थे, एनडीए की बैठक में भी थे, और आगे भी लगातार वो चर्चा करते रहते हैं। आखिरी सवाल आपसे, नंबर 1 नीतीश कुमार हैं, ये आप लोग कह रहे हैं, चेहरा वही है, मुख्यमंत्री क्या वही होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री आज भी वही है और कल भी वही रहेंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है।
नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के शिल्पीकार हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आगे भी कबूल है सबको। तो उनका जो नारा है कि 25 से 30 नीतीश, तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे 5 साल अगर आप लोग जीत कर आते हैं। इसमें प्रश्न कहां उठता है? नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, आगे भी वही रहेंगे। प्रश्न बस नंबर 2 की भूमिका पर नहीं, वो भूमिका आप निभाने के लिए तैयार हैं? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तय करता है कि हमारे यहाँ कौन नेता होगा। मेरे को 2025 तक सरकार चलानी है और नीतीश जी के सहयोगी के तौर पर मैं वो काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट जी हमसे बात करने।